आर वन और मोर लिक्विडेशन एंड नो फॉर्मेशन, दिस इज नोन एज, यानी कि जब हम एक या दो कंपनियों का लिक्विडेशन करते हैं और उसके बाद कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है कंपनी का, तो वो क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन, मर्जर या फिर न्यू फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, अमलगमेशन में क्या होता है, दो या दो से कंपनियां मिल जाती हैं और वो न्यू फॉर्म करती हैं। मर्जर में दो कंपनियां मर्ज हो जाती हैं जिसमें एक की एंटिटी बनी रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ना हमारा ऑप्शन ये सही है ना ये सही है, और न्यू फॉर्मेशन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक हमारा सही होगा, उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जब दो या दो से अधिक कंपनियां लिक्विडेट हो जाती हैं और कोई भी कंपनी न्यू फॉर्म नहीं होती है, मतलब कंपनी ही फॉर्म नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज जनरली रिसोर्टेड टू राइट ऑफ, यानी कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है हमारा, वो जनरली कहाँ से राइट ऑफ किया जाता है? रिटेन अर्निंग से, जर्नल प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू प्रॉफिट या फिर कैपिटल रिजर्व। तो यानी फ्रेंड्स, जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है वो हमारा रिकंस्ट्रक्शन किसके थ्रू किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है हमारा, वो किया जाता है हमारा यहाँ पे। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ गिवन नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये गलत होगा, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर आप ऑप्शन एक लिख लीजिएगा, ऑल ऑफ नन ऑफ दीज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज, क्योंकि ये ऑप्शंस ये सारे ही ऐसे हैं जो कि इसके लिए फिट नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नन ऑफ दी। हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का है और ये एक इस तरह का क्वेश्चंस आ गए थे एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सभी स्टूडेंट्स को इनका मार्क्स मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर इसका वैसे होगा एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड फिक्टिशियस असेट्स जो होती हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए किए जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर इसका अगर ऑप्शन गिवन होगा नन ऑफ द अबव, तो वहां पे आपको उसको टिक करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गेयरिंग रेशियो डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि जो गेयरिंग रेशियो जो है हमारा, वो हमारा क्या डिनोट करता है, किसके बीच रिलेशन? डिवेंचर और शेयर कैपिटल के बीच, एसेट्स एंड कैपिटल के बीच, लोन एंड कैपिटल के बीच, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड या लॉन्ग टर्म बोरोड फंड्स के बीच। तो फ्रेंड्स, गियरिंग रेशियो ऑलवेज हमारा जो रिलेशनशिप बताता है वो बताता है हमारा असेट्स एंड कैपिटल के बीच। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम, यानी कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो हमारे रिडीम हो सकते हैं इफ दे आर पेड नॉट लेस देन 50% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि जो शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है उसके 15% से कम नहीं होंगे पेड, तब वो रिडीम किए जा सकते हैं। या फिर ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड, यानी कि जब वो फुल्ली पेड होंगे। या फिर इफ दे आर पार्टली पेड, यानी कि अगर वो पार्टली पेड होंगे। या फिर ओनली इफ दे आर इश्यूड एट प्रीमियम, या फिर अगर वो इश्यू होंगे प्रीमियम पे तभी वो रिडीम किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। किसी भी शेयर को हम तभी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं जब वो फुल्ली पेड होंगे। अगर वो पार्टली पेड हैं तो वो हम उसको नहीं कर सकते, अगर वो फुल्ली पेड हैं तभी उसको रिडीम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैव टू बी मेड टू रिसीव कॉल इन एडवांस, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम कॉल इन एडवांस को रिसीव कर सकते हैं? इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा ऑथराइज्ड होगा तब कर सकते हैं। या फिर इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए तभी हम कॉल इन एडवांस रिसीव कर सकते हैं। या फिर इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी लॉ बोर्ड, या फिर कंपनी लॉ बोर्ड जो है उसको अप्रूव करे तभी हम कर सकते हैं। या फिर इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स, यानी कि जो आर्टिकल्स है हमारे कंपनी आर्टिकल्स वो हमें ऑथराइज्ड करें तभी हम इनको कॉल इन एडवांस को रिसीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉल इन एडवांस के लिए कंडीशन होती है, ये हम तभी रिसीव कर सकते हैं जब हमारे आर्टिकल्स इसको ऑथराइज्ड करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि अब हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कॉल इन एरियर डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल, यानी कि जो कॉल इन एरियर जो होता है वो हमारा पेड अप का पार्ट नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एट फ्लेक्सिबल रेट, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल रेट पर डिविडेंड रिसीव करते हैं।
या फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, कॉलन एरियर पेडअप का पार्ट होता है, ये सही है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। एक ऑप्शन है जो यहाँ पे इनकरेक्ट है, वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 2, क्योंकि फ्रेंड्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्लेक्सिबल रेट पे डिविडेंड नहीं देते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है फिक्स रेट पे दिया जाता है। तो यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल रेट नहीं होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है हमारा, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंपनी शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बोथ ए एंड बी, यानी या नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की जा रही है फ्रीली ट्रांसफरेबल की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के अंदर जो शेयर्स होते हैं उसको फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शेयर्स कैन बी इश्यूड एट अ डिस्काउंट ओनली आफ्टर ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि फ्रेंड्स, जो शेयर्स हैं हमारे उनको हम इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट पे कमेंसमेंट के कितने साल बाद, 1, 1.5, 2 या 2.5। तो ऐसे कितने साल हैं कमेंसमेंट से कंप्लीट होने पर हम अपने शेयर को इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर है 1, कमेंसमेंट होने के 1 साल के बाद हम अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी शोन एज रिजर्व, यानी कि ऐसा कौन सा आइटम है जिसको हम एज अ रिजर्व शो नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर रहे हैं ये कि हम ऐसा रिजर्व को शो नहीं कर सकते आइटम को एज अ रिजर्व। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि फ्रेंड्स कैपिटल रिजर्व भी रिजर्व की तरह शो किया जाता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी एक रिजर्व है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी एक रिजर्व होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो रिजर्व होता है जब कोई भी शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम वो कोई भी शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया जाता है, तो जो भी प्रीमियम रिसीव होता है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से उसको शो किया जाता है। तो ये भी एक तरह का रिजर्व है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, if premium subscription is not received, application money should be refunded within now many days। फ्रेंड्स, अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की जो एप्लीकेशन मनी है अगर वो रिसीव नहीं हुई है तो हमें अब कितने दिन के अंदर अपने पैसों को रिफंड कर देना है, 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज या 13 डेज। तो फ्रेंड्स, अब जो डेट फिक्स की गई है वो है यहाँ पे 10 डेज। आपको 10 डेज के अंदर वो सारे मनी जो भी आपके पास आई है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव नहीं किया है तो आपको 10 डेज के अंदर वो सारे मनी को रिफंड करना है शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट है, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद डैश एंड द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज क्रेडिटेड विद डैश, यानी कि फ्रेंड्स, जब शेयर को फॉरफिटेड किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट की जाती है, किस अकाउंट के साथ वो आपको यहाँ फिल करना है, और किस अकाउंट के साथ वो क्रेडिट की जाती है वो आपको यहाँ फिल करना है। तो ऑप्शंस हैं, कॉल्स एंड ईयर्स ऑफ शेयर फॉरफिटेड अमाउंट यहाँ पर आएगा, या फिर अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स फॉरफिटेड। सेकंड है कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड, या फिर अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फॉरफिटेड। थर्ड ऑप्शन है कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, या फिर कॉल्स इन एरियर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। थर्ड ऑप्शन है पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड, या फिर कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो ये इनके ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे तो वो हम कैपिटल करेंगे कॉल्ड अप कैपिटल से, यानी कि वो शेयर जो भी हमने फॉरफिचर किए हैं उस पर हमने कितनी कॉल्ड अप कैपिटल यानी कितनी कैपिटल हमने मांग ली है वो अमाउंट यहाँ आएगा, और क्रेडिट करेंगे उस पर हमारे कितना अमाउंट हमने रिसीव कर लिया है वो अमाउंट यहाँ आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट टेकन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि ऐसा कौन सा आइटम है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या फिर प्रपोज डिविडेंड। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर सभी तरह के रिजर्व्स, डिविडेंड्स एंड हमारी शेयर कैपिटल जो होती है और हमारी जो कैपिटल है, नॉर्मल जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, वो यहाँ पे शो की जाती है। तो फ्रेंड्स, अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो यहाँ पे आइटम नहीं इंक्लूड होगा वो होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द एक्सेस ऑफ नेट असेट्स ओवर कंसिडरेशन पेड इज कॉल्ड, यानी कि फ्रेंड्स, नेट असेट्स एक्सेस में है ओवर कंसिडरेशन पेड, यानी कि जो कंसिडरेशन हमने पेड किया है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या टर्म वहां हम यूज करते हैं। ऑप्शन है हमारे कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर गुडविल। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारी नेट असेट्स की जो अमाउंट है वो एक्सेस में है कंसिडरेशन पेड करने से, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अमाउंट यहाँ पे टर्म यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा कैपिटल रिजर्व, यानी कि वो टर्म जो भी हमने यहाँ पे जो कंसिडरेशन पेड किया है उसके एक्सेस में अगर हमारे पास नेट असेट्स बचता है तो इट मीन्स वो हमारा कैपिटल रिजर्व का पार्ट है। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी कंपनीज आर इन्वॉल्व इन द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो कि हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है। सॉरी, कितनी कंपनीज हैं, 1, 2, 3 अनलिमिटेड, यानी कि फ्रेंड्स अगर कोई भी कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेगी तो उसको कितनी कंपनी के साथ मर्ज होना पड़ेगा, मतलब कितनी कंपनियों के साथ उसको ये प्रोसेस करनी होगी। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस वन कंपनी के साथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या है, उसको खुद की जो स्ट्रक्चर उसने कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्मेट किया है उसमें उसको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उसको किसी अदर कंपनी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही अपने अकाउंट्स को, अपने असेट्स, लायबिलिटीज को मैनेज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नो कंपनी कैन बाय इट्स इक्विटी शेयर इफ, यानी कोई भी कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती अपने इक्विटी शेयर यदि पार्टली कॉल्ड अप शेयर हो, पार्टली पेड अप शेयर हो, डिफॉल्टिंग कंपनी हो या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर कोई भी कंपनी बाय बैक नहीं करेगी अपने शेयर यदि वो पार्टली पेड होंगे, पार्टली पेड कॉल्ड शेयर होंगे और पार्टली पेड शेयर होंगे, डिफॉल्टिंग कंपनी होगी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगर ये सारे सिचुएशन होंगी तो कोई भी कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती अपने शेयर को, उसको फुल्ली पेड अप होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्रेट रिजर्व्स में बी क्रिएटेड बाय, यानी कि सीक्रेट रिजर्व कहाँ से क्रिएट किया जाता है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज ओनली, अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स ओनली, ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स ओनली या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका अगर हम आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन, क्योंकि कोई भी कंपनी सीक्रेट रिजर्व तभी प्रिपेयर कर सकती है जब उसका ओवर वैल्यूएशन होगा लायबिलिटीज का और अंडर वैल्यूएशन होगा असेट्स का। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ कंपनी कैन बाय बैक, एक कंपनी बाय बैक कर सकती है पार्टली पेड अप शेयर, फुल्ली पेड अप शेयर, पार्टली पेड अप शेयर या फिर नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, अभी हमने ये डिस्कस भी किया था, कोई भी कंपनी बाय बैक तभी कर सकती है जब वो फुल्ली पेड शेयर होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। द वर्ल्ड बैंक इज द शॉर्ट नेम गिवन फॉर, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है उसका शॉर्ट नेम किस किस बैंक के लिए दिया गया है, शॉर्ट नेम वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ के लिए, आईबीआरडी के लिए, आईएफसी के लिए या फिर एडीबी के लिए। तो फ्रेंड्स, हम जब सब जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी आईबीआरडी, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का शॉर्ट नेम है वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएफसी का होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एडीबी होता है यहाँ पर एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारी चीजें थी, लेकिन इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन बी आईबीआरडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वर्ल्ड बैंक इज फॉर्म्ड एज, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है वो फॉर्म्ड होता है आईएमएफ की कौन सी बॉडी, किस बॉडी से, सप्लीमेंट्री बॉडी कही जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री, लीगल या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो दोनों फॉर्म हुए तो ये एक दूसरे की सप्लीमेंट्री बॉडी कही जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, सप्लीमेंट्री बॉडी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वर्ल्ड बैंक बिगेन इट्स ऑपरेशन इन, वर्ल्ड बैंक ने अपना ऑपरेशन कब स्टार्ट किया था? जून 1950, जून 1946, जुलाई 1944 या अगस्त 1950? तो फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक ने जो अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था वो किया था जून 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक डज नॉट इंक्लूड, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्या इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं? असिस्टेंस इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेंबर कंट्री, यानी कि मेंबर कंट्री के रिकंस्ट्रक्शन के लिए असिस्टेंट देना, या फिर सप्लीमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय इट्स ओन लोन्स एंड फाइनेंसेस, यानी कि सप्लीमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लोन और फाइनेंस के द्वारा देना, या फिर शॉर्ट टर्म असिस्टेंस टू मेंबर कंट्री, यानी कि शॉर्ट टर्म असिस्टेंस देना मेंबर कंट्रीज को, या फिर एनकरेज लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए इंटरनेशनल को ट्रेड है उसको एनकरेज करना लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, वर्ल्ड बैंक कभी भी शॉर्ट टर्म असिस्टेंस मेंबर कंट्रीज को प्रोवाइड नहीं करती है, ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IMF कमेंस्ड ऑपरेशन इन वॉशिंगटन ऑन, यानी कि जो IMF है उसने अपना ऑपरेशन वॉशिंगटन में कब स्टार्ट किया था? 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1948, 15 मार्च 1960 या फिर 15 मार्च 1980? तो फ्रेंड्स IMF ने जो अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था वो किया था 1 मार्च 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, A country leaving the membership of IMF can continue its membership with World Bank if members of bank give their votes in its favor। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऐसे कितने परसेंट वोटिंग जरूरी है उनके फेवर में देने के लिए कि अगर वो IMF से अपनी मेंबरशिप हटा रहे हैं लेकिन वो वर्ल्ड बैंक में अपनी कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो 65%, 75%, 67% या 79%? तो फ्रेंड्स उन लोगों को 75% वोटिंग चाहिए तभी वो अपने ऑपरेशंस वर्ल्ड बैंक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर वो IMF की अपनी मेंबरशिप छोड़ते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एनी मेंबर कैन बी डिबेयर्ड फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक इफ, यानी कि कोई भी मेंबर मेंबरशिप से हट सकता है खुद से अगर वो वर्ल्ड बैंक की, यदि उसको ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसके बाद अगर वो उन कंडीशंस उस पर अप्लाई होती हैं तो वो वहां से वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप से हट सकता है। इट गिव्स रिटन नोटिस टू द बैंक, उसको बैंक को रिटन नोटिस देना होगा, या फिर इट वर्क अगेंस्ट द गाइडलाइंस ऑफ द बैंक, यानी कि अगर वो बैंक की गाइडलाइंस के अगेंस्ट काम करे, या फिर इफ क्विट्स मेंबरशिप ऑफ IMF, यानी कि अगर मेंबर IMF की जो मेंबरशिप है उसको क्विट करे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताना है, तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो यहाँ पर रिटन नोटिस देगा तब भी वो माना जाएगा, अगेंस्ट काम करेगा तब भी माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन जो है थर्ड, ये यहाँ पे इन्होंने अधूरा दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि इट क्विट्स मेंबरशिप ऑफ IMF। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये भी लिखा होता कि उसको 75% वोटिंग राइट नहीं मिल रही है तब, लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हम फॉलो जो करेंगे वो ऑप्शन डी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं तो हम थर्ड को भी करेक्ट ही मानेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है। A systematic and objective way of evaluating both work related behavior and potential of employees is, यानी कि फ्रेंड्स एक सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव वे बताना है हमें एवेल्युएशन का, जिसमें हम वर्क रिलेटेड बिहेवियर और जो एम्प्लॉयज का पोटेंशियल है उसको हम इवेल्युएट कर पाए। ऑप्शन से हमारे उसको हम इवेल्युएशन बोलेंगे, पोटेंशियल अप्रेजल बोलेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलेंगे, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें इवेल्युएशन की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इवेल्युएशन ये कोई पर्टिकुलर या फिर एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, फिक्स वर्ड नहीं है जो कि इसमें फिट बैठे, तो यहाँ पे इवेल्युएशन गलत रहेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें पोटेंशियल अप्रेजल की, तो सिर्फ यहाँ पे हम पोटेंशियल को जज कर पाएंगे, वहां पे हम उसके बिहेवियर क्या है वर्क को लेके उसको जज नहीं कर पाएंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। हमारा जो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, परफॉर्मेंस अप्रेजल। फ्रेंड्स परफॉर्मेंस अप्रेजल वो कॉन्सेप्ट होता है, वो एक इवेल्यूशन सिस्टम है जिसके अंदर एम्प्लॉय की ओवरऑल पूरी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट किया जाता है कि वो किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह का काम कर रहा है, उसके स्टैंडर्ड से उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको
कंपेयर किया जाता है, उसके बाद ये पूरी परफॉर्मेंस उसकी निकाली जाती है कि वो किस तरह से आगे वर्क कर रहा है, उसी हिसाब से उसका आगे प्लेसमेंट किया जाता है, वो सॉरी प्रमोशन किया जाता है या फिर उसको डिमोशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ मेथड रिक्वायरिंग द रेटर to select the most descriptive statement in each pair of statement about the employee being rated is called। यानी कि फ्रेंड्स एक ऐसा मेथड जो कि जरूरत है एक रेटर को किसी भी डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, जो कि ऐसा कोई स्टेटमेंट है जिसमें वो एक पेयर बनाए और साथ में ही एक एम्प्लॉय उसको रेट करे। तो ये सारी चीजें हम किस मेथड के अंदर देखते हैं, ग्राफिक रेटिंग स्केल के अंदर, फोर्स चॉइस मेथड के अंदर, इजी वैल्यूएशन मेथड के अंदर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स अगर हम एक ऐसे मेथड की बात करें जिसके अंदर एक रेटर डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट बनाता है और साथ में ही वो अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उसको रेट भी करता है, खुद रेट होते हैं उसमें, तो फ्रेंड्स वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा फोर्थ चॉइस मेथड। फोर्थ चॉइस मेथड के अंदर ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिस्टिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट इज कॉल्ड। यानी कि फ्रेंड्स एक एम्प्लॉय को लिस्ट करना बेस्ट से वर्स्ट की तरफ, वो हमारा क्या कहलाता है, कंपैरिजन, रैंकिंग, रेटिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि एक एम्प्लॉय को हम रेट कर रहे हैं बेस्ट से वर्क के बीच में, तो वो कहलाती है हमारी रैंकिंग। हम रैंकिंग देते हैं उसे कि बेस्ट एम्प्लॉय ये है इस साल का या फिर वर्स्ट ये है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम रैंक उनको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिस फॉर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज। यानी कि जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का जो बेसिस है वो क्या है, मैनेजर है, एम्प्लॉयज है, कंपेंसेशन प्लान्स हैं या फिर नन ऑफ दीज है। तो फ्रेंड्स अगर हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के बेसिस की बात करें तो वो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा एम्प्लॉयज, क्योंकि एम्प्लॉयज को ही परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड प्रिपेयर की जाएगी कि इसकी इतनी परफॉर्मेंस है और उसको इतना टारगेट अचीव करना है, ये इसकी ड्यूटी है, ये इसकी जॉब है जिसको इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो होगा वो बेसिस होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल टेक्निक। यानी कि इसमें हमें बतानी है कि जो फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल टेक्निक है वो कौन सी है। एमबीओ है जिसको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, रेटिंग है, फील्ड रिव्यू मेथड है या फिर नन ऑफ दीज है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल सिस्टम की, तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हमारी टेक्निक आती है वो है हमारी एमबीओ, जो कि होती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा चीजों को मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट आता है, अ डिसएडवांटेज ऑफ रेटिंग स्केल इज। यानी कि हम जो रेटिंग स्केल निकालते हैं उसमें क्या डिसएडवांटेज है, कॉस्ट का, टाइम इन्वॉल्व्ड का, रेटिंग में भी सब्जेक्टिव का या फिर नन ऑफ दीज का। तो फ्रेंड्स रेटिंग स्केल में जो सबसे बड़ी जो हमारे पास डिसएडवांटेज आती है वो ये है कि रेटिंग में भी सब्जेक्टिव, यानी कि रेटिंग जो होती है ये सब्जेक्टिव भी हो सकती है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। टाइम इन्वॉल्व, रेटिंग स्केल में टाइम बहुत कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगती है, तो ये हमारी डिसएडवांटेज ना होकर ये हमारी एडवांटेज होती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज द लीस्ट स्टेबल टू पर्सनल बाइस। यानी कि इसमें से कौन सी टेक्निक है जो कि पर्सनल बाइस पे सबसे लीस्ट और स्टेबल है, फोर्स चॉइस, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, क्रिटिकल इंसिडेंट या फिर चेकलिस्ट एंड वेटेड चेकलिस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो हमारी लिस्ट जो हमारी सस्पेक्टेबल है, फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेबल की जगह यहाँ पे आप सस्पेक्टेबल कर लीजिएगा, ये सस्पेक्टेबल वर्ड है कि लीस्ट सब्सेक्टेबल है जो हमारी पर्सनल बाइस को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये बिहेवियरली एंकर्ड होती है रेटिंग स्केल पर। यानी कि रेटिंग स्केल हम जैसा प्रिपेयर करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पर्सनल बाइस भी हो जाते हैं कि हमें इतने से इतने मार्क्स देने हैं या फिर हमें जो एवरेज हैं उनको ज्यादा कम मार्क्स नहीं देने हैं। तो इस तरह से क्या होता है यहाँ पे पर्सनल बाइसनेस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ। यानी कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है वो ऐसे सर्व करती है एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह, किसके, रिक्रूटिंग में, करियर प्लानिंग में, मैन पावर प्लानिंग में या फिर जॉब एनालिसिस में। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारे लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती है, तो वो होता है हमारा करियर प्लानिंग में। करियर प्लानिंग हमारा उसी पे, करियर प्लानिंग के बेसिस पर हम परफॉर्मेंस अप्रेज करते हैं कि करियर उसका आगे हमें किस तरह से प्लान करना है, क्या होगी उसकी जॉब, किस तरह से होगा, उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अप्रेज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द अप्रेजल प्रोसेस इज डिजाइन बाय। जो अप्रेजल प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा डिजाइन की जाती है,
पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा, वर्कशॉप के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा। तो फ्रेंड्स पर्सनल जो अप्रेजल प्रोसेस जो होती है वो हमारी डिजाइन की जाती है पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ जॉब एनालिसिस कवर्स, यानी कि जॉब एनालिसिस का जो रोल होता है वो क्या कवर करता है, हेल्थ को, डिसिप्लिन को, सेफ्टी को या फिर ऑल ऑफ दीज को। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो जॉब एनालिसिस का जो रोल होता है ये इन सभी चीज़ों को कवर करता है कि हेल्थ क्या है, डिसिप्लिन किस तरह से होना है, सेफ्टी क्या क्या प्रोवाइड करनी है हमें अपने एम्प्लॉयज़ को, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की जाती हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस कंसेप्ट, यानी कि जो एम्प्लॉय की जो जॉब परफॉर्मेंस है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन का है, स्ट्रक्चर, पॉलिसी एंड एफिशिएंसी देखते हैं, मोटिवेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, साइज गोल्स इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, फिजिकल कंडीशंस वर्क देखी जाती है या फिर ऑल ऑफ दी अबव है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स बताना है हमें इसमें इसका राइट आंसर क्या है। अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि फ्रेंड्स एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट हो जाता है, इसमें मोटिवेशन और उसके खुद के गोल्स भी देखे जाते हैं, फिजिकल वर्किंग कंडीशन देखी जाती है उनकी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चरल पॉलिसीज एंड एफिशिएंसी देखी जाती है कि उसकी क्या एफिशिएंसी है, किस तरह से उसको जॉब देनी है। तो ये जॉब परफॉर्मेंस में ये सारी चीज़ों को इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट है जॉब्स आर द लिंक बिटवीन द प्यूपिल एंड, यानी कि जॉब जो है वो लिंक की तरह काम करती है एक प्यूपिल और किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, सुपरवाइजर के बीच में, मैनेजर के बीच में या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स जॉब एक लिंक का काम करती है लोग और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, क्योंकि एक पर्सन जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है तो वो किसके थ्रू जुड़ता है, वो जुड़ता है जॉब के थ्रू। तो एक जॉब एक ऐसा काम है जो एक पर्सन को एक ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ती है, जिसके बाद उनके वहाँ पे रिलेशंस चेंज हो जाते हैं, वो पर्सन वहाँ पे एम्प्लॉय कंसिडर किया जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन उसकी कंपनी और वहाँ का जो हेड होता है वो उसका एम्प्लॉयर कंसिडर किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।